गुड मॉर्निंग क्लास। आप सभी लोगों का आलोक एकेडमी के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आलोक सिंह। आप लोगों को, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं लगातार आप लोगों को छोटे छोटे वीडियोस के माध्यम से क्वेश्चन पेपर्स डालना स्टार्ट कर दिया है मैंने। और आपको अभी फ़िलहाल मैंने सन 2020 का जो क्वेश्चन पेपर था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस डाले, और 2018 का जो मैथ का पेपर था, लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा कि क्वेश्चन नंबर 91 से लेकर 105 तक के क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करके बताए थे। आज हम लोगों को अब उससे आगे 105 से आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो सॉल्व करना बताना है। तो 105 से लेकर 120 का जो क्वेश्चन पेपर है वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग मैथ के नेक्स्ट क्वेश्चंस जो टीईटी 2018 में आए हुए थे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 106, लास्ट वीडियो में 105 हम लोग सॉल्व कर चुके थे। आप लास्ट वीडियो में देख सकते हो कि मैंने 91 से लेकर 105 तक का सॉल्यूशन बताया था, आप वहां से देख सकते हैं। आज हम लोगों को जो स्टार्ट करना है वो 106 से स्टार्ट करना है। तो आपके सामने 106 क्वेश्चन नंबर है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 106 दिया हुआ है 3 की पावर 1981, 3 की पावर 1981, 3 की पावर 1981 आपको सॉल्व करना है। इसमें आपको 7 से भाग देना है। क्वेश्चन में पूछा गया कि 3 की पावर 1989 में 7 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो चलिए, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले मैंने लिखा 3 की पावर 1989, ठीक है। अब मुझे किससे भाग देना है? 7 से भाग देना है। अब मुझे बताना है कि 3 की पावर 1989 में जब 7 का भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचता है, ये हमें ध्यान देना है, ठीक है। तो अगर शेषफल कैसे बचना है, इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मैं इस पावर को 7 के गुणज में ले जाने की कोशिश करूंगा, तब मैं इसको शेषफल बता पाऊंगा। कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिए। पहले मैंने 1989 को 3 से भाग दिया, तो यहाँ ध्यान दीजिए 3 से भाग देंगे, 3 छंग 18, 3 छंग 18 और 3 त्रिका 9। मतलब ये जो गुणज है वो कितने का है, 3 × 3 का गुणज ही है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 3 की पावर 663 और अपॉन में 7। ध्यान दीजिए, सबसे पहले मैंने क्या किया, 1989 को तोड़कर 3 के गुणज में लिखा। अब 3 की पावर 3 कितना होता है, 27, सभी को पता है, ठीक है। तो 27 की पावर क्या है, 663 अपॉन में 7। मुझे 7 से भाग देना है। अब मैं इस 27 को इस तरीके से लिखूंगा कि ये हमारा क्या हो जाए। ध्यान दीजिए, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे आगे मैं बताता हूं। देखिए, क्वेश्चन जो है वो आपने देखा कि इसको ऐसे तोड़ के लिख लिया है। अब ये इस 3 की पावर 3 को क्या लिख दिया, 27। अब मैं 27 को लिख रहा हूं तोड़कर। तो ध्यान दीजिए, 27 को मैं लिख दूंगा कैसे, ध्यान दीजिए इधर। 27 को मैंने लिखा 20 + 7 की पावर 663 और अपॉन में 7। तो ध्यान दीजिए एक बार फिर से। सबसे पहले मैंने 3 की पावर 1989 को 3 के गुणज में तोड़ा, 3 × 663, 3 की पावर 3 की पावर 663 और 3 की पावर 3 को लिख दिया 27। 3 का क्यूब कितना होता है, 27। 27 की पावर 663 लिखा, अपॉन में 7। मुझे 7 से क्या लगाना है, भाग लगाना है। अब इस 27 को मैंने इस तरीके से तोड़कर क्यों लिखा, क्योंकि मुझे 7 से भाग लगाना है। अब ध्यान दीजिए, यहां पर 20 + 7 की पावर 663 है, यहां पर 663 लिखा हुआ है, कितना लिखा है, 663। अब समझिए, यहां पर ये 20 की पावर भी होगी और 7 की पावर भी होगी। तो 7 की पावर जो होगी, ध्यान दीजिए, 7 की पावर 663, 7 से क्या हो जाएगा, डिविजिबल। 7 का कोई भी गुणांक 7 से पूर्णतः विभाजित होगा। तो इस 7 का भाग इसमें देंगे तो शेषफल कुछ बचेगा नहीं। अब इस 7 का भाग 20 में लगाइए। तो अगर आप 20 में 7 का भाग लगाते हैं, समझिए 7 का भाग 20 में लगाएंगे, 7 दूनी 14, 2 बार गया 14 आ गया, कितना शेषफल बचा, तो यहां पर 7 दूनी 14, तो शेषफल कितना बचेगा, 6 शेषफल बचेगा। कितना बचेगा, 6। तो हमारा जो उत्तर है वो कितना आ जाएगा, 6। तो सबसे पहले क्या किया मैंने, 3 की पावर 1989 को तोड़कर लिखा। तोड़ने पर मैंने 3 का क्यूब लिखा, 3 का क्यूब 27, 27 को मैंने 7 के फॉर्म में लिखा और 7 से ये डिविजिबल होगा, 20 डिविजिबल नहीं होगा। 7 का भाग 20 में दिया, कितना आ गया, शेषफल 6। तो इसका जो उत्तर है, ध्यान दीजिए, इसका जो उत्तर है वो कितना आ जाएगा, इसका उत्तर होगा 7। क्लियर। तो यहां पर उत्तर जो है हमारा वो कितना आ गया, 7, ठीक है। तो इसका उत्तर 7 होगा। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग, एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग 2160 है। बहुभुज की भुजाओं की संख्या दिखाई दे रहा है। एक बहुभुज के अंतःकोणों का योग
2160 है। आपको बहुभुज के अंतः कोणों का योग दिया है, ठीक है। आपको लास्ट वीडियो में देखा होगा बहुभुज से रिलेटेड क्वेश्चन वहां भी आया था। चूंकि बहुभुज, ठीक है, तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति, तीन भुजाओं से अधिक भुजाओं से घिरी हुई आकृति को बहुभुज कहते हैं। त्रिभुज भी बहुभुज है। बहुभुज के अंतः कोणों का योग, ध्यान दीजिए, बहुभुज के अंतः कोणों का योग क्या होता है, तो फॉर्मूला याद होना चाहिए। अंतः कोणों का योग बराबर होता है n-2 इंटू पाई। पाई का मान है 180, ठीक है, और n क्या है, भुजाओं की संख्या, ठीक। तो n-2 इंटू पाई। अब यहां पर मुझे कोणों का योग दिया है 2160, तो ध्यान दीजिए n-2 इंटू पाई का मान 180 बराबर कितना लिख दिया, 2160। ये गिवन है, ध्यान दीजिए। बहुभुज के अंतः कोणों का योग दिया है 2160, तो आपने क्या किया, बहुभुज के अंतः कोणों का फॉर्मूला याद, इसे याद रख लेना है। n-2 इंटू पाई कोणों का योग का फॉर्मूला है, इसको बराबर 2160 के रख दिया, और n भुजाओं की संख्या ये आपको फाइंड करनी है। 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। आप इससे डिवाइड भी कर सकते हो, सीधा 18 से काट दीजिए, 18 से ये कटेगा, 18 एकम 18, कितना बचा 3, 18 दूनी 36। n-2 बराबर कितना आ गया, 12। 2 उस तरफ चला जाएगा, तो 2 उस तरफ जाएगा, तो n बराबर क्या हो जाएगा, तो 12 और 2 14, तो उत्तर कितना आ जाएगा, 14। तो ध्यान दीजिए जो हमारा उत्तर है वो कितना आ गया, 14। तो यहां से आंसर कितना हो गया, 14। तो बहुभुज के अंतः कोणों का योग दिया था, आपने अंतः कोण का फॉर्मूला लगाया। अंतः कोण का फॉर्मूला क्या है, n-2 इंटू पाई। क्लियर, सॉल्यूशन समझ में आ रहा है। भुजाओं की संख्या 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे छोटा ऋणेतर अभाज्य पूर्णांक। ध्यान दीजिए, सबसे छोटा ऋणेतर अभाज्य पूर्णांक, अभाज्य पूर्णांक पूछ रहा है वो, ठीक है। अभाज्य मतलब जो किसी से विभाजित ना हो, तो अभाज्य पूर्णांक पूछ रहा है, सबसे छोटा, और सबसे छोटा उत्तर कितना होगा, 2। याद रखिए सबसे छोटा अभाज्य पूर्णांक कौन सा है, 2 है, और सबसे छोटी अभाज्य संख्या ये तो आपको पता ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, यदि सभी प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए, ये फॉर्मूला दिया हुआ है, आपको इसका मान निकालना है। ध्यान से देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है, समझिए। हमें प्राकृतिक संख्या a और b के लिए आपको एक फॉर्मूला दिया हुआ है, a स्टार b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। आपको 9 इंटू 10, सीधी बात, a की जगह क्या पुट कर दें, 9, और b की जगह 10। तो यहां पर देखिए पुट करेंगे तो देखिए 9 स्टार 10 का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे, 9 स्क्वायर प्लस b की जगह 10 स्क्वायर माइनस 9 और a भी मतलब 9 इंटू 10। सॉल्व कर दीजिए, 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 प्लस 10 का वर्ग 100 और माइनस 9 दशारम 90। इनको ऐड करेंगे, तो यहां से ऐड करेंगे तो ध्यान दीजिए, इसको पहले घटा भी सकते हैं, तो 100 में से 90 का कितना बचा 10, और 81 और 10 कितना हो गया 91। मतलब उत्तर हमारा कितना हो जाएगा 91। क्लियर, समझ में आ रहा है क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है। तो सिंपल क्वेश्चन था, उन्होंने एक फॉर्मूला बनाकर दे दिया, आपसे कहा गया 9 स्टार 10 का मान निकालिए, a का मान आपने 9 रख दिया और b का मान 10 रख दिया, सॉल्व कर दिया, उत्तर कितना आ गया 91। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तो हो गया है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 111। देखिए, यदि x और 22 शून्येतर वास्तविक संख्याएं हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस 22 स्क्वायर का मान निकालना है। ठीक है, चलिए देखिए कैसे करना है आपको। अब समझिए, यहां पर x और 22 शून्येतर वास्तविक संख्याएं दी हुई हैं, आपको इसका मान बताना है। ये हमेशा धनात्मक होगा, हमेशा ऋणात्मक होगा, x और y के कुछ मानों के लिए शून्य होगा, या का मान धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। तो सुनिए, यहां पर x की जगह आप मान लीजिए 2, तो 2 का वर्ग कितना होगा 4, y का मान 2 y का मान 3 मान लीजिए, तो 3 का वर्ग 9। ठीक है, 9 और 4 13 और 9 चौके 36, इनको जोड़ने पर प्लस आएगा। यहां पर अगर x और y का मान ऋणात्मक भी रखेंगे, ध्यान दीजिए, x का मान अगर ऋणात्मक भी रखेंगे, y का मान भी ऋणात्मक रखेंगे, लेकिन ऋणात्मक संख्याओं का वर्ग हमेशा कैसा आएगा धनात्मक, और ऋणात्मक संख्याओं का गुणनफल भी करेंगे तो भी कैसा आएगा, तो भी हमारा कैसा आएगा धनात्मक। तो ओवरऑल जो वैल्यू आएगी वो कैसी आएगी धनात्मक ही आएगी, चाहे x और y के मान धनात्मक रखो और चाहे x y के मान ऋणात्मक रखो। क्यों आएगा, क्योंकि माइनस का वर्ग करने पर भी संख्या कैसी आती है धनात्मक आती है, इसलिए ओवरऑल जो वैल्यू है वो हमेशा कैसी होगी धनात्मक होगी। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, थोड़ा कंसेप्चुअली था। अब ये आ गया है ज्यामिति से क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, ये आपका कोण ज्ञात करना है आपको। ठीक है,
इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, यहां से आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, यहां पर आपको x बाई x डिग्री और y डिग्री का मान निकाल के y डिग्री माइनस x डिग्री का मान ज्ञात करना है। ध्यान दीजिए, ये दो तिर्यक रेखाएं हैं, इन्हें कौन सी रेखाएं कहते हैं? तिर्यक रेखाएं। ध्यान दीजिए, अगर ये 120 है तो ये भी 120 होगा। ध्यान दीजिए, ये तिर्यक रेखा है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो ये 120 है तो 120। अब चूंकि एक सरल रेखा में बना हुआ कोण कितना होता है? 180 अंश। तो एक सीधी रेखा है और सीधी रेखा में जब 180 अंश कोण बन रहा है तो अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा? 60। ठीक है, 180 में से 120 क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो इस तरफ का कोण कितना आ गया? 60। उसी तरीके से अगर ये 22 डिग्री है, ये 110 है, तो ये 110 है तो ये भी इस 22 डिग्री का मान भी कितना हो जाएगा? 110 डिग्री। और चूंकि एक सरल रेखा में बना हुआ कोण कितना हो जाता है, तो यहां से ध्यान दीजिए, सॉरी, यहां 110 ये है तो ये भी 110, ये एकांतर कोण से ये 110 होगा। ध्यान दीजिए, यहां पर ये 110 है तो ये भी 110 हो जाएगा। ठीक है, तिर्यक रेखा में, और ये 110 है तो ये सरल रेखा में बना हुआ कोण कितना है? 180। 180 में से 110 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 70 डिग्री। तो 22 डिग्री का मान 70 और x डिग्री का मान 60। मुझे किसका मान निकालना है? y माइनस x। तो मुझे 22 डिग्री माइनस x डिग्री का मान निकालना है, तो 70 डिग्री माइनस 60 डिग्री का मान कितना आ जाएगा? 10 डिग्री। ठीक है, तो इन कोणों पहले x और y का मान निकाल लिया, x का मान 60, y का मान 70, दोनों को क्या कर दिया? घटा दिया, उत्तर आ गया 10 डिग्री। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो कोण ज्ञात करके दोनों का अंतर निकालना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कैलेंडर से रिलेटेड। कैलेंडर में कुछ नहीं होता है, देखिए कैलेंडर में हमें विषम दिन निकालना होता है। विषम दिन क्या होते हैं? तो कैलेंडर में सबसे जो कंसेप्ट वाली बात है वो है विषम दिन की। किसी भी सप्ताह में अगर हम 7 का भाग लगाते हैं और मतलब किन्हीं भी दिनों में कोई भी दिन दिए हैं, अगर दिन में हम 7 का भाग लगाते हैं, जो रिमेनिंग बचता है उसे हम विषम दिन बोलते हैं। यहाँ क्वेश्चन क्या है? 4 अगस्त 2017 को शुक्रवार है, वो पूछ रहा है 61 दिनों के बाद। ध्यान दीजिए, यहाँ क्वेश्चन में बाद पूछा गया है, 61वां दिन। यहाँ पर कुछ लोग 61वां दिन निकाल कर लगा देते हैं आंसर, जो कि गलत हो जाता है। तो 4 अगस्त 2017 को शुक्रवार है तो 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? टोटल 61 दिन थे, 61 दिन में आपने 7 का भाग लगाया, 7 8 56, कितना रिमेनिंग बचा? 5। तो ये जो 5 शेष बच रहा है, ध्यान दीजिए, ये जो 5 शेष बच रहा है इसी को हम विषम दिन कहते हैं। विषम दिन का अर्थ ऐसा है कि जो सप्ताह पूरा नहीं कर रहा है। तो अगर 4 अगस्त 2017 को शुक्रवार है और 61 दिनों के बाद पूछ रहा है तो 61 में 7 का भाग लगाया, शेषफल कितना बचा? 5। ये जो 5 है वो कैसा है? विषम दिन। अब शुक्रवार से 5 दिन आगे बढ़ो तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल और बुध। तो 61वां दिन, ध्यान देना, 61वां दिन अगर पूछा जाता तो शुक्रवार से 5 दिन आगे जाओगे तो शनिवार, रविवार, सोमवार, मंगल और बुधवार। तो 61वां दिन क्या आ जाता? बुधवार। तो कुछ लोग आंसर बुधवार लगा देंगे, जो कि गलत है, क्योंकि वो 61वां दिन निकल कर आता है। 61वां दिन कौन सा है? बुधवार। लेकिन वो पूछ रहा है 61 दिनों के बाद, तो बुधवार के बाद क्या आता है? गुरुवार। और गुरुवार को ही हम क्या कहते हैं? बृहस्पतिवार। तो 61 दिनों के बाद कौन सा दिन होगा? बृहस्पतिवार। क्वेश्चन करने का तरीका क्या है? सबसे पहले जितने दिन है उसमें 7 का भाग लगाओ, जो रिमेनिंग बचे वो विषम दिन है, और उतने आगे आप लोग उस दिन को निकाल सकते हैं। अगर पीछे का पूछा जाए तो घटा देना और आगे का पूछा जाए तो जोड़ देना। ठीक है, तो 5 शेषफल बचा था, शुक्रवार से 5 दिन आगे गए, उत्तर आया बुधवार, जो कि 61वां दिन था, लेकिन उसने 61 दिनों के बाद पूछा इसलिए बुधवार में एक दिन जोड़ दिया, उत्तर कितना आ गया? बृहस्पतिवार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 से 100 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन में लग रहा होगा कि अब 1 से 10 तक की टोटल संख्याओं से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है। ध्यान दीजिए क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या, मैंने आपको बताया सबसे छोटी संख्या क्या होती है, बताइए? सबसे छोटी संख्या होती है एलसीएम। सबसे छोटी संख्या क्या होती है? एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ऐसी संख्या जो सभी संख्याओं से पूर्णतः विभाज्य हो जाए, ऐसी संख्या उन संख्याओं का लघुत्तम समावर्त कहलाती है। तो 1 से 10 तक में आप क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, इन सभी संख्याओं का एलसीएम निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? एलसीएम। आप इसको सॉल्व करना, ठीक है, आप कर लेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप
जब इसको सॉल्व करेंगे तो लासा निकालेंगे, लासा निकलकर उत्तर 2520 आएगा। इसको आप कर लेना, इसमें कुछ नहीं है, सीधा सीधा एलसीएम निकालना है। तो ध्यान रखना, जब भी कभी कोई छोटी संख्या पूछी जाए आप उसका क्या निकालेंगे, एलसीएम, पूर्णतः विभाज्य संख्या। ठीक है, उत्तर आएगा 2520। ठीक है, एलसीएम निकाल लेना 1 से 10 तक की सभी संख्याओं का। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है किन्हीं भी दो प्राकृतिक संख्याओं a और b के लिए a की पावर b का मान 125 है और तो b की पावर a का मान बताइए। क्वेश्चन में a की पावर b का मान दिया है 125 और आपसे b की पावर a पूछ रहा है। तो मुझे बताओ किन संख्याओं का घन 125 होगा। तो यहां ध्यान दीजिए, a की पावर b 125 है, तो इसमें आप क्या लिख सकते हो, 5 की घात 3 बराबर 125। तो बताओ a का मान कितना आ गया, 5, और b का मान 3। अब b की जगह रख दीजिए 3 और a की जगह 5, तो 3 की पावर कितना हो जाएगा, 5। ध्यान दीजिए 125 किसका घन है, तो 5 का क्यूब 125 होता है। a का मान 5 आ गया, b का मान 3 आ गया। b की जगह पर आपने 3 पुट किया, a की जगह 5 किया, 3 का घात 5 आ गया। 3 का गुणा 5 बार करोगे तो 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9, तिया 27, तिया 81, तिया 243, उत्तर 243। क्लियर, समझ में आ रहा है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जो भी क्वेश्चन आपको दोबारा से पूछना हो, समझना हो, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी तो मैं थोड़ा सा स्लो भी और जल्दी भी, देखो सबको साथ में लेके चलना होता है। अगर आपको थोड़ा जल्दी लग रहा हो तो आप रुक रुक कर वीडियो में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संलग्न चित्र में आपको इस स्टार की वैल्यू निकालनी है। किसकी निकालनी है, इस स्टार की वैल्यू निकालनी है। ध्यान दीजिए, इस स्टार की वैल्यू निकालनी है, इस स्टार का मान क्या होगा। तो इसको देखना है कैसे क्या होगा, समझिए। यहां पर आप देख रहे होंगे, देख लीजिए आप लोग 1 मिनट, कैसे सॉल्व करेंगे। ध्यान दीजिए, यहां क्या हो रहा है, 4 और 3 7, 6 और 1 7, तो इनका योगफल 7 आ रहा है, इनका योगफल भी 7, 3 और 2 5, 4 और 1 5, मतलब इनका योगफल भी है, इनका योगफल भी है। 8 7 15, 9 6 15, मतलब इनका योगफल 15, इनका योगफल 15। तो यहां पर क्या होगा, 6 और 5 11 और 7 और 4 11, उत्तर 11। बात समझ में आ रही है। इन दोनों का योगफल 7 लिखा, इन दोनों का योगफल 7, इन दोनों का योगफल 5, इन दोनों का योगफल 5, इन दोनों का योगफल 15, इन दोनों का योगफल 15। तो यहां पर भी 6 और 5 11 और 7 और 4 11, उत्तर 11। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, मैथ का नहीं है। ठीक है, समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कि यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन कौन सा है, ये क्वेश्चन है आपका कौन सा, किससे रिलेटेड है ये क्वेश्चन, आपका लाभ हानि से। ठीक है, यदि किसी दुकानदार को क्या हो रहा है, 390 रुपए में बेचने पर 20% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ठीक है, तो आपको वस्तु का क्रय मूल्य निकालना है। तो ध्यान दीजिए, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, 390 रुपए में बेचने पर, और वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा है। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे, क्रय मूल्य पूछ रहा है तो फॉर्मूला लगा दीजिए, सीपी बराबर क्या होता है, एसपी गुणा 100 बटे में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंटेज। एक तो ये फॉर्मूले से कर सकते हो। ठीक है, तो एसपी का मान कितना है, 390 रुपए, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 390 गुणा 100 बटी में, यहां पर प्रॉफिट लॉस परसेंटेज कितना है, 20%। लाभ हो रहा है तो क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो 100 और प्लस 20। सॉल्व करो, 390 गुणा 100 बटे 100 और 20 120, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, 3 से काट दीजिए, 3 चौके 12 और 0 से 0 ये कैंसिल कर दीजिए। ठीक है, इसको 100 लिखे रहने दीजिए। अब समझिए, 0 से 0 ये कट गया और ये 3 चौके 12 और 3 से ये कट गए, 3 से ये कट गया कितनी बार, 13 बार, और 4 से ये कट गया कितनी बार, 25 बार। ठीक है, गुणा कर दीजिए, तो 13 पन्ना 65 और 13 दूनी 26 और 26 और 6 32, मतलब 325। तो उत्तर आ गया 325 रुपए। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया, सीपी बराबर एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस का फॉर्मूला लगाया। एसपी आपको गिवन है, प्रॉफिट आपको गिवन है, सीपी निकाल लिया है। ठीक है, तो आपने क्या निकाल लिया, सीपी। क्लियर, तो आपने सीपी का मान निकाल लिया। एक तरीका तो ये है, समझ में आया। दूसरा तरीका क्या है, एक तो ये फॉर्मूला नोट कर लेना, दूसरा तरीका, इसका दूसरा तरीका भी समझ लीजिए। एक तो हो गया सीपी बराबर एसपी इंटू 100 अपॉन में 100 प्लस माइनस प्रॉफिट लॉस परसेंट। दूसरा तरीका क्या है, आप लोग समझिए, जिनको नहीं पता है समझिए। सबसे पहले आपको प्रॉफिट परसेंटेज दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 20%। आप 20% को क्या लिख सकते हो, 20/100, 20/100 को लिख सकते हैं 1/5। ध्यान दीजिए,
पी परसेंट दिया है, प्रॉफिट परसेंटेज दिया है 20% है, 20% को क्या लिख सकता हूँ 20/100, 20/100 को क्या लिख सकता हूँ 1/5। मैंने क्या बताया था, जब भी कोई लाभ या हानि किस पर डिपेंड करता है, सीपी पर डिपेंड करता है, तो यहां पर इसको क्या मानेंगे सीपी। ध्यान दीजिए, अगर 5 रुपए की सीपी है और 1 रुपए को क्या मानेंगे, तो ये क्या दिया था आपको प्रॉफिट, तो 1 रुपए क्या हो गया प्रॉफिट। समझिए इस क्वेश्चन को करने का दूसरा तरीका बिना फॉर्मूले के। प्रॉफिट परसेंटेज 20% हुआ, 20% को मैंने 20/100 लिखा, 20/100 को मैंने 1/5 लिखा। 5 आपका है सीपी। अगर देखिए सीपी पर डिपेंड करता है प्रॉफिट और लॉस, इसलिए मैंने इस बेस को क्या माना प्रॉफिट सीपी। अगर 5 रुपए का सीपी है मतलब 5 रुपए का क्रयमूल्य है और 1 रुपए का प्रॉफिट है, तो 5 रुपए की चीज 1 रुपए की प्रॉफिट पर बिकेगी, तो एसपी कितनी हो जाएगी 6 रुपए। ध्यान दीजिए 5 रुपए की चीज 1 रुपए की प्रॉफिट पर बिकेगी, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 6 रुपए। और चूंकि सेलिंग प्राइस कितना दिया 390 रुपए, तो हम क्या करेंगे सेलिंग प्राइस हमारे हिसाब से रेशियो के हिसाब से कितना आया 6, तो 6 बराबर क्या लिख दो 390। तो इसको सॉल्व करने का तरीका है, ध्यान दीजिए कैसे करेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा 6 बराबर 390 है, ठीक है। मेरे हिसाब से सेलिंग प्राइस 6 है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना है 390। यहां से सॉल्व कीजिए 1 बराबर 390/6, और कोई भी संख्या अपने आप में कितनी होती है 100, तो 390 गुणा 390/6 गुणा 100 कर दीजिए, ये आपका क्या आ जाएगा सीपी आ जाएगा। सॉल्व कर दीजिए 3 दूनी 6 और 3 से ये कट गए 13 बार 130, और यहां से अब इसको क्या करेंगे यहाँ 2 से काट दीजिए, तो 2 से ये कट गया कितनी बार 5 बार 50 बार, ठीक है। यहाँ कहीं गलती हो रही है 100 निकालना है सॉरी। तो यहाँ देखिए कैसे करेंगे 6 बराबर 390 आ गया है, 5 रुपए की चीज है 1 रुपए की प्रॉफिट पर बिक रहा है, ठीक है। तो 5 रुपए की चीज 1 रुपए के प्रॉफिट पर बिकेगी, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा 6 रुपए हो जाएगा। 6 से 390, तो यहाँ से काट दीजिए 3 दूनी 6 और 3 से ये कट गए कितनी बार 103 बार, और 2 से ये कट गया कितनी बार 65 बार, तो 1 बराबर कितना आ गया 65। और अब आपसे क्या पूछा है क्रयमूल्य, तो 1 बराबर 65 है, ठीक है, और 5 बराबर बताना है क्योंकि 5 क्रयमूल्य है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा 65 गुणा 5, तो यहाँ से 55 25 और 5 छक्के 30 और 2 32, उत्तर 325। तो ध्यान दीजिए 6 बराबर 390, तो 2 बराबर 130, 1 बराबर 65, तो सीपी कितना था 5, तो 5 बराबर कितना आ गया 325। तो ये एक और दूसरा तरीका है जिसमें आप परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करके कर सकते हैं, ठीक है। तो ये दूसरा तरीका था, ये आप लोग देख लीजिए कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, नेक्स्ट है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 118। यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 60,000 से 65,000 हो जाती है, जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि बताना है। प्रतिशत वृद्धि क्या होती है, तो ध्यान दीजिए प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला बताया था, क्या होता है अंतर बटे प्रारंभिक मान या छोटी वैल्यू, ठीक है, प्रारंभिक मान या छोटी वैल्यू गुणा 100। तो बताइए 60,000 से कितना हो रहा है 65,000, कितने की वृद्धि हुई, तो 65,000 माइनस 60,000, ठीक है, और बटे में प्रारंभिक मान कितना था 60,000, या फिर छोटी वैल्यू कितनी थी 60,000, तो 60,000 रख दिया और गुणा 100। इसको सॉल्व करना है, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 65,000 में से 60,000 गया कितना बचा 5,000 और बटे 600। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और 6 से भाग दे दीजिए, तो 6 से भाग दोगे तो 6 8 48, कितना बचा 2, 8 सही 2/6। तो प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला लगा दिया, सिंपल सॉल्व किया, यहाँ से 8 सही 1/3%, ठीक है। तो इसका उत्तर कितना आएगा सी, ठीक है। तो जनसंख्या में प्रतिशत वृद्धि बताना था, प्रतिशत वृद्धि का फॉर्मूला क्या होता है, तो अंतर बटे छोटी वैल्यू गुणा 100, ठीक है। तो 65,000 60,000 से 65,000 हो रहा था, तो बस इसको सॉल्व कर दिया, उत्तर 8 सही 1/3%, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119, ये आपका वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है, ठीक है। यहाँ पर 40 व्यक्ति 30 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, कितने दिनों में 30 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। यहाँ पर सिंपल एक फॉर्मूला है जो मैं बता देता हूँ, m1d1 अपॉन में w बराबर w1 m2 d2 बटे w2, ये फॉर्मूला लगना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने व्यक्ति हैं 40 व्यक्ति, कितने दिनों में 30 दिनों में, कितना किलोग्राम चावल खाते हैं 200 किलोग्राम। सिंपल क्वेश्चन है, कैसे सॉल्व करेंगे, 40 गुणा कितने दिन 30 दिन बटे कितना किलोग्राम चावल खाते हैं 200 किलोग्राम बराबर यहाँ पर कितने किलोग्राम चावल हैं, कितने दिनों में 30 व्यक्ति, व्यक्तियों की संख्या कितनी है 30,
तो एम बोले तो दिन, सॉरी एम बोले तो मैन, व्यक्ति की संख्या, डी बोले तो दिन, और डब्ल्यू मतलब काम कर रहे हैं या खाना खा रहे हैं, वो एक ही उसमें लिया जाएगा, ठीक है। तो 30 व्यक्ति 200 किलोग्राम चावल कितने दिनों में खाएंगे, तो डी निकालना है, और कितने किलोग्राम चावल खा रहे हैं, 500 किलोग्राम। इस इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए। इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो ध्यान दीजिए, 30 से 30 कैंसिल आउट हो गया, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, और यहां से आपका 2 दूनी, तो 2 से ये 40 कट गया कितनी बार, 20 बार, और 20 पंचे 100, तो यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो डी बराबर कितना आ जाएगा, 100 दिन। तो उत्तर हमारा 100 दिन हो जाएगा, तो आंसर डी, ठीक है। फॉर्मूला याद रखना, m1 d1 बराबर m2 d2, ठीक है, अपॉन में w1, ये चावल खाने वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। कुछ भी वो काम करा सकता है, फॉर्मूला याद रखना है, m1 d1 बटे w1 बराबर m2 d2 बटे w2, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर कितना आ गया, 100। लास्ट क्वेश्चन है सम चतुर्भुज से रिलेटेड, ठीक है। आप लोगों को सम चतुर्भुज का फॉर्मूला याद करना होगा। इसके लिए कैसा है, देखिए, सम चतुर्भुज में क्या होता है, सम चतुर्भुज में विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। कोई एक सम चतुर्भुज है, ध्यान दीजिए, इस सम चतुर्भुज में ये जो विकर्ण होते हैं ये आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल, आपको सम चतुर्भुज की भुजा निकालनी है। क्वेश्चन क्या है, एक सम चतुर्भुज के विकर्णों की लंबाई, आपको विकर्ण दिए हुए 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर, विकर्ण को डायगोनल कहते हैं इंग्लिश में। तो d1 कितना दिया, 16 सेंटीमीटर, और d2 कितना दिया, 12 सेंटीमीटर। अब आपको क्वेश्चन में क्या निकालना है, सम चतुर्भुज की भुजा निकालनी है। चूंकि सम चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं, चारों भुजाएं कैसी होती हैं, समान। ध्यान दीजिए, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, आपको क्या करना है, क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, आपको विकर्ण दिए हुए सम चतुर्भुज की आपको भुजा निकालनी है। कैसे निकालेंगे, तो सम चतुर्भुज की भुजा ए, जो संबंध होता है विकर्णों में, क्या होता है, अंडर रूट में d1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस d2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, ए बराबर अंडर रूट में d1 अपॉन 2 का होल स्क्वायर प्लस d2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। ये सम चतुर्भुज की क्या है, भुजा है। किसकी भुजा है, सम चतुर्भुज की। ये फॉर्मूला बहुत मोस्ट है, याद कर लेना। लगातार 10 सालों में जितने भी क्वेश्चन पेपर बने हैं, सम चतुर्भुज का क्वेश्चन जरूर आता है। टीईटी, सुपर टेट, किसी न किसी एक एग्जाम में जरूर आता है। तो यहां से सम चतुर्भुज की भुजा ए का मान निकालना है, d1 d2 का मान ज्ञात है 16 और 12, यहां पर 16 रखेंगे, 16 बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस यहां पर 12 रखेंगे तो 12 बटे 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, बराबर में अंडर रूट 16 बटे 2 का मान अगर आप करेंगे तो यहां 16 बटे 2 कितना हो जाएगा 8, तो 8 का वर्ग और प्लस यहां 12 बटे 2 का वर्ग है 6 का वर्ग। यहां सॉल्व करेंगे आगे, 8 का वर्ग कितना होता है 64 और 6 का वर्ग 36, 64 और 36 100 और 100 का वर्गमूल कितना आता है 10। तो ये सम चतुर्भुज की भुजा कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? तो यहां से सॉल्यूशन समझ में आ रहा है, फॉर्मूला आपको याद रखना है। और अगर सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछते, ध्यान दीजिए, अगर कभी पेपर में सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछ ले तो सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हाफ d1 d2, मतलब विकर्णों के गुणनफल का आधा, हाफ d1 d2, ठीक है। तो यहां से आपको भुजा निकालनी थी, भुजा के लिए आप ये फॉर्मूला याद रखना, ठीक है, ये ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया 10 सेंटीमीटर, ठीक। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ध्यान दीजिए, ऑप्शन हो जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर, ये वाला, ठीक है। क्लियर हो रहा है? तो चलिए आज हम लोगों ने फिर 105 से लेकर 106 से लेकर 120 तक की क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताया। यहाँ पर आपने देखा होगा कि कुछ ज्यामिति के क्वेश्चन भी हैं, कुछ मेंसुरेशन के क्वेश्चन भी हैं, कुछ लाभ हानि के क्वेश्चन है, कुछ परसेंटेज के क्वेश्चन है। तो हर स्ट्रीम से थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन लेकर ही क्वेश्चन पेपर बनाया जाता है। आप बस इन वीडियोज़ को देखिए, रिविजन कीजिए घर पर, और जैसे ही ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट होंगी तो हम ऑफलाइन क्लासेस भी स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब तक ऑफलाइन क्लास स्टार्ट नहीं हो पा रही हैं तब तक आप ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से आप लोग ये वीडियोज़ देखिए और रिविजन करिए, ठीक है। जितना भी हम लोग प्रयास कर सकते हैं, हमारी तरफ से पूरा प्रयास किया जा रहा है कि आप लोगों को छोटी छोटी वीडियोस के माध्यम से आपका रिवीजन करवाया जाए, ठीक है। तो आपको कैसा वीडियो लगा ये सब आप लोग कमेंट बॉक्स पे लिखकर भेज सकते हैं, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन में डाउट हो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।